जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे, अपने अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास की तरह ही आज भी इस क्लास में तांडव होने वाले हैं बिहार दरोगा, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे आदि के लिए जिस भी एग्ज़ाम में बात करते हैं, सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं आज की क्लास की। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वह पड़ा हुआ है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इस क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते थे हम कि अगर आप चाहते हैं इस क्लास के साथ साथ आप लुसेंट का रिवाइज करना, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो हम चाहते हैं कि एक मंथ में जो है लुसेंट का जो है निपटारा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम एक्स्ट्रा डोज में जो है लुसेंट का कम से कम जो है 3 से 4 पेज कराने का डेली वाइज हम प्रयास करेंगे। अगर आप लोग सहमत होते हैं तो कमेंट करें यस या थम्स अप करके हमें ज़रूर बता दें। अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो बात करते हैं आज की क्लास की। बहुत ही लीजेंड आदमी है जनरल बिपिन रावत की हम बात करें तो बहुत ही, यानी कि भारत की पहले सीडीएस की हम बात करें तो बहुत ही महान और वीर योद्धा की बात करते हैं। और बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की, जो इस मोटिवेशन लाइन की बात करते हैं, जितना जनरल बिपिन रावत की बात करें तो बहुत ही फेवरेट यह लाइन था। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम 3 4 रहे ना रहे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी थे। और बात करते हैं कि कितने आजकल यूं ही देखते हैं आप लोग समाज में कि अच्छे आदमी को जो है भगवान भी देखना नहीं चाहते हैं। तो ये कितने और महान है, भारत के लिए बहुत कुछ किए थे और आगे कितना कुछ अच्छा करने वाले थे तो कह नहीं सकते हैं। तो हम बात करते हैं भारत के पहले सीडीएस हुआ करते थे, इन सभी मेडल से इसे नवाजा गया था। अचानक इसे क्या कारणवश दुर्घटना हो गई, भगवान से क्या गलती होगी जिसे इसे जनरल बिपिन रावत को बुलाना पड़ गया। अब बात करते हैं आज की क्वेश्चंस की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कितने देशों से होकर नील नदी गुजरती है? तो नील नदी की हम बात करें तो यह कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। तो चलिए इसे मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि नील नदी कितनी देशों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, अगर आप लुसेंट का निपटारा चाहते हैं कि पूरा रिवीजन, तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें। हम चाहते हैं कि यह एक्स्ट्रा डोज के साथ हम लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग को लुसेंट का जो रिवीजन धीरे धीरे करके एक मंथ में हम टारगेट लिए हैं इसे रिवीजन कराने का। अब बात करते हैं तो नील नदी की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से मिस्र यानी कि काहिरा जो होता है, यहाँ से मिस्र नील नदी जो है यहाँ पे जाके यहाँ से शुरुआत होती है, देख सकते हैं। और पूरा का पूरा हम देख सकते हैं 10 देशों में फैला हुआ है नील नदी। और नील नदी जो है यहाँ से कि कहाँ से, यहाँ खार्तूम में आकर क्या होगा ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये दो तरह के डिवाइड, नील नदी दो भागों में विभाजित होता है, एक श्वेत नील के नाम से, एक नील के नाम से यह डिवाइड हो जाता है। कहाँ में आके? खार्तूम में आके। ये आपको याद रखने हैं। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र देश को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है, ये याद रखनी है। और नील नदी की हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप नदी है नील नदी। अगर वहीं भारत का पूछे सबसे बड़ा नदी तो ये गंगा नदी और पवित्र नदी भी माना जाता है। अब नील नदी की हम बात करें तो नील नदी बेसिन की बात करें, तांजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथोपिया और सूडान और मिस्र में विस्तृत है। कुल 10 देशों में विस्तृत है और दुनिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। और वही बात करते हैं भारत की गंगा नदी की, तो गंगा नदी की हम लंबाई की बात करते हैं 25 किलोमीटर लंबी है, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत की हम बात करें तो कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये आप सभी को, कुछ दोस्तों को पता होंगे, यानी कि लगभग सबको ही पता है 8 राज्यों से गुजरती है। तो अब किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो चलिए इसे मैप के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से हम बताने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं भारत की कर्क रेखा
जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं कौन कौन राज्य है, यहाँ पे दिया गया मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक है। तो ट्रिक आप देख सकते हैं, मी से हो जाता है मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पी से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। ये कुल 8 राज्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो देख सकते हैं यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे भारत, ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ से बीचों बीच जो है कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से? यहाँ से जो लाल लाइन ये दिखाई गई है, रेड लाइन, ये कर्क रेखा है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये रहा क्या, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ऐसे करके म्यांमार में चला जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बात करते हैं परिसीमन आयोग का गठन अब तक में कितनी बार किया गया है। तो परिसीमन आयोग का गठन की हम बात करें तो अब तक में कुल 4 बार किया गया है। तो परिसीमन आयोग का चर्चा की हम बात करते तो आर्टिकल किस में मिलता है? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। अब बात करते हैं कि परिसीमन आयोग कब कब गठन किया गया है। सबसे पहले 1952 में किया गया था, 1952 हो गया, 62 हो गया, और 62 72 हो गया, और लास्ट चौथा हम बात करें 2002 में। कुल 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया। तो यह क्वेश्चन आपको हो सकता है तो नोट कर लें, और या तो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। तो अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार की हम बात करें तो किस देश के द्वारा जीता गया? तो इटली के द्वारा जीता गया। तो हम बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की तो 1929 में किया गया था। और बात करते हैं भारत की पहली फिल्म मदर इंडिया थी जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुआ था, मदर इंडिया। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? यानी कि मौर्य काल में जो चोरी होता, टैक्स को जो भी चोरी करते थे, इनके लिए जो है क्या प्रावधान दिया गया था? इनके लिए जो हम बात करते हैं टैक्स को चोरी करना या छिपाने का प्रावधान था मृत्यु दंड, यानी कि मौत की सजा, मौत की घाट उसको उतार दिया जाता था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस पंचवर्षीय योजना का मिलान सही है? तो बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना का मिलान सही है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो 2002 से 7। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये ट्रिक हमने याद रखे हुए हैं। 10 यानी कि 10 से 10, 10 से 2, यानी कि 2002 से 2 याद रखना है, 2002 से 7। ये आपको सिर्फ याद कर लिए। एक दिन हम होगा तो पूरा पंचवर्षीय योजना आपको कम्प्लीटली रिवाइज करा देंगे और याद कराने का प्रयास करेंगे पूरी ट्रिक के साथ। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो ये 61 से 66 में चला था, और 66 से हम बात करें तो ये सुखाड़ यानी कि ये जो बीच में गैपिंग कर दिया था 69 तक। ये इसमें जो कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चला था, यानी कि युद्ध चला था, युद्ध के बीच में जो है बीच में गैपिंग हो गया था। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह 1980 से 85 चला था। ए बी सी तीनों का तीनों सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये गलत है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था, ये 11वीं हो जाता है 7 से 12। 12वीं की बात करें तो ये कब से चला था? 2012 से लेकर कब से? 2017 तक चला था। ये ध्यान में रखना है। ये 2017 में इसका कार्यकाल था, जो कि इससे पहले कार्यकाल से पहले ख़त्म कर दिया गया। 2015 में इसे नीति आयोग को लागू कर दिया गया। ये ध्यान में रखना है। अब तक में कुल ये भी पूछे जा सकते हैं कितने पंचवर्षीय योजना मतलब लागू हो चुके हैं, तो कुल 12। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बिहार के किस जिले में शहरीकरण की दर सबसे कम है? तो सबसे कम की हम बात करें तो शिवहर में सबसे कम है शहरीकरण की दर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो सकता है? तो सबसे ज़्यादा आप भी कोई भी ऐसे अनुमान लगा सकता है कि ये पटना में सबसे ज़्यादा हो सकता है। ये ध्यान रखने हैं। और बिहार की वित्तीय राजधानी की बात करती है भागलपुर हो जाता है। यहीं पे विक्रमशिला है, बगल में भी मंदार पर्वत भी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से सूचकांक यानी कि निम्नलिखित में से
किस यानी कि निम्न सूचकांक में से संबंधित कौन सा मिलान सही है? सूचकांक में जो मिलान आपको सही करने हैं, कौन सा मिलान सही है? बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत के स्थान, यानी कि भारत के इंडेक्स के बारे में पूछा जाता है, कौन सा मिलान सही है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के स्थान की बात करें तो 132 है, बिल्कुल सही है। शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 135 है, बिल्कुल सही है। बात करें खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136 है, ये भी सही है। बात करें पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 150 है, यानी कि ये 150 नहीं है, ये 180 हो जाता है। पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 180 है, ये गलत है, यानी कि इसका आंसर बात करें तो डी हो जाएगा। 150 किस सूचकांक का है? तो लोकतंत्र सूचकांक में, यानी कि दुनिया में लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान की बात करें तो 150 है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं सूचकांक से संबंधित कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं। सूचकांक हुआ और युद्धाभ्यास हुआ, एक सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं ताकि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। अब वही बात करते हैं एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसका क्षमता क्या होता है? जब उसे पानी में डुबाया जाएगा ना तो उत्तल लेंस को उसकी क्षमता क्या होता है? घट जाती है। क्या हो जाता है? घट जाती है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अगन्यास, यानी कि यहाँ पे जो है मिस टाइपिंग हो चुका है, मिस टाइपिंग की वजह से अगन्याशय की बात करें, रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है? तो अमीनो एसिड में परिवर्तित ट्रिप्सिन जो है, ये अगन्याशय में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है? तो किस में जो है समूह में शामिल तत्व जो है रंगहीन तत्व हो जाते हैं, यहाँ से तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं। तो ये शून्य समूह में जो भी मौजूद होते हैं तत्व वो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं, तीनों के तीनों होते हैं। अब वही बात करते हैं क्षारीय धातु की, तो क्षारीय धातु 1 आवर्त सारणी के 1A में पाया जाता है। जितने भी तत्व होते हैं तो वर्ग 1A में पाए जाते हैं। बात करें हेलोजन समूह की, तो हेलोजन किस में पाया जाता है? 17 में। अक्रिय कैसे याद रखना? ओ से अक्रिय, ओ से 18, यानी कि 18 ग्रुप है, जो 18वें ग्रुप में अक्रिय गैस पाए जाते हैं और 17 में हेलोजन। और क्षारीय मृदा धातु की बात करते हैं, यह किस में पाए जाते हैं? तो वर्ग 2A में, यानी 2A में जो भी है क्षारीय मृदा धातु तत्व पाए जाते हैं, ये ध्यान रखने हैं। और बात करते हैं आवर्त, तो कुल आवर्त की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में 7 है और वर्ग 18 है, ये ध्यान रखने हैं आपको। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो किस पर आधारित है? मोसले के नियम पर आधारित है। और इससे पहले जो था ये किसके, यानी कि इससे पहले जो है था द्रव्यमान पर आधारित है, द्रव्यमान संख्या पर जो था आवर्त सारणी आधारित था। अब जो है वर्तमान में पूछे तो किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। वर्तमान में जो मोसले का आवर्त सारणी है परमाणु क्रम पर आधारित है, ये ध्यान रखने हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? यानी कि एक नवजात बालिका, जैसे कि बालिका यानी कि लड़की पैदा होगा तो लड़की ही पैदा होगा तो उसमें कौन सा गुणसूत्र होगा? बालिका का मतलब समझ लीजिए लड़की है, तो लड़की का हम बात करें तो इसमें कौन सा गुणसूत्र होना चाहिए? तो 44 गुणसूत्र और XX होगा। जब तक इसमें क्या होगा? XX की होगा तो लड़की हो जाएगा, और XY जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये लड़का हो जाएगा। और इस पे जो लिंग निर्धारण की क्षमता होता है किस पे डिपेंड करता है? लिंग का निर्धारण का जो क्षमता होता है ये डिपेंड करता है पुरुषों पर, यानी कि पिता पर ही। पुरुष कहते हैं, पुरुष का ही देन है ये, इससे जो लिंग होगा वही निर्धारित करता है लड़का होगा लड़की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जल गैस का संयोजन क्या होता है? जल गैस का संयोजन की हम बात करें
तो ये क्या हो सकता है, तो ये बात करते हैं जल गैस का संयोजन CO+H2 होगा। जल गैस का संयोजन CO+H2 होगा, ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं अन्न की, तो अन्न की हम बात कर लेते हैं। तो CO+N2 की हम बात करते हैं, ये क्या हो सकता है, तो ये प्रोड्यूसर गैस होता है, यानी कि प्रोड्यूसर गैस जो होता है CO+N2। अब वही बात करते हैं H2 और CH4। H2 और CH4 क्या हो सकता है, तो H2 और CH4 कोल गैस होता है। कौन, कोल गैस। ये ध्यान रखने हैं आपको, जो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब वही बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है, तो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री की हम बात करें, ये सभी को पता है, तो लगभग आदमी को पता है, सुचेता कृपलानी है, ये ध्यान रखने हैं। और ये भी ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, यानी ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं राबड़ी देवी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। मीरा कुमार की बात करते हैं, पहली महिला क्या है, मीरा कुमार जो है पहली महिला, ये आपको कमेंट करके बताना है। पहली महिला जो होने का गौरव ये मतलब क्या, किस में जो है पहली महिला है, किसका अध्यक्ष बना था, मीरा कुमार, ये आपको कमेंट करके बताना है। और सरोजिनी नायडू की हम बात करती है कि भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से संप्रीति, मैत्री और भारतीय युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो संप्रीति, मैत्री और भारतीय जिसमें भी होता है तो भारत बांग्लादेश के बीच होता है। और ये भारत बांग्लादेश क्या है, ये दादा और पोते के बीच होता है। संप्रीति, दादाजी है पोते के साथ संप्रीति किया है, और मैत्री भी किया है, और भारतीय भी किया है, ये ध्यान रखने हैं। तो दादा और पोते। वर्तमान में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री क्या है, शेख हसीना। शेख हसीना जुल्फों वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। शेख हसीना जुल्फों वाली से जो है क्या किया है, संप्रीति भी लगाया है, मैत्री भी किया हुआ है, और भारती भी किया हुआ है, ये ध्यान रखने हैं। तो शेख हसीना से क्या है, संप्रीति है, मैत्री, भारती भी है, इस तरह आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी तरह याद हो जाए चाहे जो भी हो, मतलब उतना भी ट्रिक जिस तरह आपको याद करने हैं तो वो आपको ट्रिक बना के याद कर लेना, करने में जिस तरह आसानी होता है उसे ही वैसे ही आप याद रखिए। बात करते हैं निम्नलिखित में से खेल और खिलाड़ियों का कौन सा मिलान सही नहीं है, तो खेल और खिलाड़ियों का मिलान की बात करें तो साक्षी मलिक की बात करें तो ये क्या है, बिलियर्ड से संबंधित है, ये हमको गलत लग रहा है, यानी कि ये ही गलत है। इसका आंसर की बात करें तो ये गलत है। साक्षी मलिक क्या है, एक यानी कि कुश्ती है, कुश्ती से संबंधित साक्षी मलिक, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भवानी देवी की, ये नाविक है, बिल्कुल सही है भवानी देवी। ये नेत्रा कुम्नन, ये भी गलत है। कौन सा मिलान सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाते हैं। भवानी देवी क्या है, भवानी देवी क्या, एक तलवारबाजी, तलवारबाजी करता है भवानी देवी। और नाविक की बात करें तो नौसे नाविक होता है, नौसे नेत्रा कुम्नन जो होता है, नेत्रा कुम्नन ये होता है नाविका है, ये एक नाविका, ये ध्यान रखने हैं। अब ये भी गलत होता है, एक और दो दोनों गलत है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं तीसरा, पीटी उषा। पीटी उषा टेनिस से नहीं बल्कि ये एक धाविका है, ये भी गलत है। इसमें देना चाहिए कौन सा सही है, ये होना चाहिए कौन सा सही है। जब बात करते हैं तीनों का तीनों गलत है, ये भी, तो सही क्या होगा, सचिन तेंदुलकर की बात करें क्रिकेट समझती, ये सही है, तो ऑप्शन में क्या होगा, फिर कौन सा मिलान सही होना चाहिए, तो ये सही है। तो पीटी उषा क्या है, धाविका है। भवानी देवी एक तलवारबाजी करता है, और साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की समाधि स्थल क्या है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की समाधि स्थल की हम बात करें तो ये स्मृति स्थल है। क्या, स्मृति स्थल, ये आपको ध्यान रखना है। राजघाट की बात करें तो MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी का है समाधि स्थल। शक्ति स्थल की बात करें तो इंदिरा गांधी क्या है, IG। वीरभूमि की बात करें राजीव गांधी, इनकी RJ राजीव गांधी का है, ये ध्यान रखने हैं।
ये सारी की सारी इस राजघाट से संबंधित जो होता है, समाधि स्थल से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो मिलान आपको सही करने हैं तो हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी कि इसी को एनसीसी कहते हैं, एनसीसी। तो इसका स्थापना 1948 में बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें तो एनएसजी, एनएसजी नेशनल सेक्रेटरी गार्ड की बात तो 1984 में बिल्कुल सही है। एक होता है न्यूक्लियर पावर सप्लायर, यानी कि एनएसजी इसको भी कहा जाता है, जो वर्ल्ड लेवल पर ये संस्था है। इसकी स्थापना 1974 में किया गया था, ये भी सही है। असम राइफल की बात करें, सबसे पुराना जो है ये असम थी, यानी कि संस्था है भारत में, ये 1835 में इसका स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही है। यानी कि आंसर की बात करें तो सभी की सभी सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि बात करें तो कुल क्वेश्चंस हमने लिए हैं 50, लेकिन पोस्टमार्टम करते करते इसको कितना क्वेश्चंस बनेगा कहना मुश्किल है। 100, 150, 200 भी हो सकता है, यानी पोस्टमार्टम हर क्वेश्चन का हो रहा है। तो इससे मिला के समझ लीजिए कि 50 क्वेश्चंस तो एक है, मतलब एक नाम किया हुआ है 50 क्वेश्चन है, लेकिन पोस्टमार्टम करते हुए तो इसका बहुत, यानी कि 200 से कम क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए हैं, इस करने जा रहे हैं, यानी कि हो जाएगा। पिछले वीडियो में इस तरह किया हुआ है, हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछने, यानी कि छपने लायक क्वेश्चंस लिए हैं। अगर हम चाहते हैं कि नए साल के शुभ अवसर पर 2 या 3 जनवरी को बात करते हैं, या 4 ही जनवरी ले लें, तो उसमें जो हम चाहते हैं लाइव आना, अगर आप चाहते हो कि लाइव आएँ तो कितने बजे टाइम रखा जाए, ये टाइम आपको जो है बताने हैं, हम कितने बजे लाइव आएँ जो आप सभी के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम इसी तरह का क्लास चाहेंगे लेने के लिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर सुझाव दें। अब बात करते हैं कि 500 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकन मिलता है। तो हमने रुपये संबंधित जो है जो भी फैक्ट है तो पिछले वीडियो में 1 से 3 तक में बता चुके हैं, तो रुपया का कलर भी बता चुके हैं। अब अगले वीडियो जाएगा उसमें साइज भी हम चर्चा कर लेंगे। तो 500 रुपये के नोट में ये लाल किला का वर्णन मिलता है। तो हम्पी में क्या होता है, 50 रुपये के नोट पे हम्पी का, और रानी की बात 100 रुपये के नोट पर। अब आपको ये बताना एलोरा की गुफा जो है किस रुपये के नोट पर अंकन मिलता है, ये आपको कमेंट करके ये भी बताना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकली गई वायु में CO2 का प्रतिशत कितना होता है। तो हम बात करते हैं श्वसन क्रिया में, तो सांस द्वारा ली गई, यानी कि सांस द्वारा हम जो वायु लेते हैं, ली गई, हम ली गई लिख लेते हैं, ठीक है, ली गई जो हम लेते हैं, तो नाइट्रोजन की बात करें तो कितना लेते हैं, नाइट्रोजन की हम बात करें तो ये N2 की कितना 78% लेते हैं। और बात करते हैं O2 कितना लेते हैं 21% लेते हैं। अब बात करते हैं CO2 की हम बात करें तो ये 0.03% लेते हैं। अब छोड़ने की बात करें तो छोड़ने के लिए हम कितना छोड़ते हैं, तो देख सकते हैं छोड़ने के लिए नाइट्रोजन तो उतना ही रहेगा, यानी कि नाइट्रोजन 78% ही रहता है, और O2 क्या होता है, O2 बदल जाता है तो ये 17% हो जाता है जब हम छोड़ने की बात आएगा। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ने के टाइम क्या हो जाता है, 0.03% है, तो अब यह 4% हो जाता है। ये ध्यान रखने, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लुसेंट से ही लिया गया है ये सारे क्वेश्चन। तो कोई कहता है कि लुसेंट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अरे याद हो रहेगा आपको तभी तो जानोगे कि लुसेंट से आता है कि नहीं आता है। याद तो रहता नहीं है, जिसको याद है नहीं वो तो यही बात बोलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर लुसेंट से ही बनते हैं। अगर आप लुसेंट रट लोगे, याद कर लोगे, तो वहाँ से एक भी क्वेश्चन हमको लगता है बाहर नहीं जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ऊँट के गर्भकाल की समयावधि क्या होती है। तो गर्भकाल से संबंधित हमने अलग अलग जानवर की अलग अलग हम बता रहे हैं पहले वीडियो से, तो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। बात करते हैं 400 दिन का होता है, 155 दिन का बात करें तो लगभग बाघ बकरी आदि का जो है 155 दिन का लगभग गर्भकाल का समयावधि होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से फसल और उनके किस्मों में से किसका मिलान सही है, यानी कि फसल की बात करें तो किसका मिलान सही है। ये भी फसल का जो है अलग अलग प्रकार के फसल का हम
एक तरह से रिवाइज करवा रहे हैं ताकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको छूटने ना पाए, एक भी क्वेश्चन नहीं। अब गेहूं की बात करें तो उसके किस्म की बात करते हैं पूसा, तेजस और सोनाली, ये गेहूं की उन्नत किस्म का है। अब बात करते हैं मक्के का पायनियर और गंगा 11 जो है ये मक्के का बिल्कुल सही है। धान का जया पूसा 44 जो है धान का है। अब बात करते हैं आंसर की, तो आंसर सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया गया RT-PCR जांच जो है किस रोग के लिए किया जाता है। तो RT-PCR जो अभी हाल ही में चर्चा है, 2-3 साल से पूरा चर्चा में, तो आप ध्यान में, यानी कि सबको ही पता होगा लगभग आदमी को, तो कोरोना में RT-PCR जांच किया जाता है। एड्स की बात करते हैं, इसमें क्या कौन सा जांच किया जाता है, एलिसा टेस्ट जो कहता है, एलिसा टेस्ट जो एड्स में किया जाता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत का पहला राज्य जिसने मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता देने की शुरुआत की है, ये गजब है भाई। हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय, अभी तो खिचड़ी दे रहा है खाना भी, यानी कि 6 दिन में सप्ताह, यानी कि सप्ताह में 6 दिन जो है 6 प्रकार के मतलब भोजन आपको दिए जाते हैं बच्चों के पोषण के लिए। अब तो भाई साहब तमिलनाडु राज्य जो है ये इसने तो गजब कर रखी है। सबसे पहले अब स्टूडेंट को नाश्ता मिलेगा, उसके बाद भोजन मिलेगा। इसी ने सबसे पहले जो है 1995 में शुरुआत किया था मिड डे मील का भोजन देने का प्रबंध। उस तरह पूरा भारत में अब देने लगा। उसी प्रकार इसने अब नाश्ता का शुरुआत कर दिया है। अब तो धीरे धीरे पूरे भारत नाश्ता फैल जाएगा। ये तो गजब है, हम लोग के टाइम में मिलता नहीं था, अभी तो सब विद्यार्थी को मौज हो गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस समिति ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है। ये भी तो गजब है, इतना नहीं करना चाहिए, 21 वर्ष करना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार जो है कम होनी चाहिए। क्यों कम तो होना चाहिए, यहाँ तो बढ़ गया है। तो जया जेटली समिति की सिफारिश पर ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है, ये ध्यान रखने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वर्ष समिति की हम बात करें तो ये रेलवे को जो है आम बजट से अलग किया गया था, कब 1924 और 25 में। 1924-25 में जो है अलग कर दिया गया था रेलवे बजट को आम बजट से। विवेक देव राय समिति की हम बात करें तो इसने 2017 में क्या गया था, आम बजट को रेलवे बजट में मिला दिया गया। इसने अलग किया है एक वर्ष ने, और विवेक देव राय ने मिला दिया 2017 में। कस्तूरी रंगन समिति की हम बात करिए नई शिक्षा नीति से संबंधित है, ये ध्यान रखें। कस्तूरी रंगन से बात करें नई शिक्षा नीति से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये भूलना नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसे नोट कर लें। अब बात करते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाता है, सियोल हो जाता है। होनियारा की बात करें तो सोलोमन द्वीप समूह का जो होता है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है सोलोमन द्वीप समूह, तो इसकी राजधानी होनियारा। प्योंगयांग की बात करें तो उत्तर कोरिया, यानी तानाशाह जो किम जोंग है, उत्तर कोरिया देख सकते हैं, बहुत ही गजब है भाई साहब। उत्तरी कोरिया, किम जोंग उन जो है, तानाशाह जो है, तो ये उसकी राजधानी प्योंगयांग है, लीमा पेरू की राजधानी। और उत्तर कोरिया का जो तानाशाह क्या किया था, जब जिस समय कोरोना फैल रहा था, चीन से जब जा रहा था आदमी उत्तर कोरिया की ओर लौट रहा था, तो उसने क्या किया, जब कोरोना का उस समय पूरा भयंकर महामारी चल रहा था, तो सोचा कि डर से कि सबको नहीं फैला दे, जो आदमी उधर जाता था उसे गोली ही मार देता था। गजब सरकार है भाई साहब। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो मिलान कौन सा नहीं सही है, तो चलिए देखते हैं कौन सा मिलान सही नहीं है। पुरुष दिवस की हम बात करें तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। शौचालय दिवस की बात करें तो 19 दिसंबर को मनाते, ये भी सही है। गजब का संजोग है भाई साहब, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे पुरुष दिवस और शौचालय दिवस दोनों गजब संजोग है, गजब है। ये याद रख लीजिए, शौचालय में बैठ कर जो है पुरुष दिवस मनाइए 19 नवंबर को। संविधान दिवस की बात करें तो संविधान दिवस 26 नवंबर, ये भी सही है। इसी दिन जो है राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे, यानी कि शॉर्ट में लिख देते हैं नेशनल, NM लिखते हैं, नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस की बात है 26 नवंबर को नहीं मनाते, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 जून को मनाया जाता है, कब 1 जून को, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है।
तो मिलान किसका सही नहीं है? तो ग्रीन गोल्ड का संबंध चाय उत्पादन से बिल्कुल सही है। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से उत्पादन से बिल्कुल सही है। नीली क्रांति का बात करते हैं अंडा उत्पादन से, ये गलत है। नीली क्रांति का किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। मछली में हृदय की कोशिकाओं की संख्या कितने होते हैं? मछली 2, ऐसे याद रखना है। मछली खाते हो ना, मछली जो खाते हैं तो ऐसे याद रखिए, मछली 2 तो मछली 2 हो जाता है, ये ध्यान रखने हैं। लाल क्रांति की बात करें, टमाटर या मांस उत्पादन से बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो मिलान की बात करते सही नहीं है। डिवाइन कॉमेडी की बात करते दांते बिल्कुल सही है। इंटरनल इंडिया की बात करें इंदिरा गांधी बिल्कुल सही है। जातियों का अंत की बात करें तो मोरारजी देसाई, ये गलत है। जातियाँ हेलिसियन ऑफ कास्ट की बात करें तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर ने ये इसे लिखा था। जातियों का अंत पुस्तक उससे संबंधित था। इसका आंसर की बात करते ये सी सही हो जाएंगे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये ध्यान रखने हैं आपको कि REC लिमिटेड महारत कंपनी का दर्जा पाने वाली डैश कंपनी बन गई, यानी कि कुल 12वीं कंपनी, यानी कि 12वीं कंपनी बन गई है REC जो है। अभी वर्तमान में महारत कंपनी पूछे तो कितने है? तो कुल 12 है। तो महारत्न 12 है और नवरत्न कितना है देख सकते हैं यहाँ पे। 11वीं महारत्न कंपनी की बात करें तो पावर फाइनेंस बना है 11वीं महारत्न कंपनी। अब नवरत्न कंपनी की बात करें तो कुल 13 है, 12 महारत्न है महारत्न और 13 नवरत्न है। अब मिनी रत्न की बात करें तो ये 73 मिनी रत्न कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उसका चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसे हम डिस्कस करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो लगभग आप देख ही चुके हैं तो कैसे इसका डिस्कस होता है, पोस्टमार्टम होता है, उसी तरह आप देख सकते हैं आगे भी इसी तरह हम जारी रखेंगे। बात करते हैं किस राष्ट्रीय अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो है यहाँ केवलादेव पक्षी अभयारण्य को जो है क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ साइबेरियन सारस जो है यहाँ पे जमावड़ा होता है। साइबेरियन सारस का जो है बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता है यहाँ पे, इसीलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गुजरात में है। और बात करते हैं हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये हिमालयन नेशनल पार्क शायद ये हो जाता है उत्तराखंड, ये हमको ध्यान नहीं उतना, लेकिन हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड हो सकता है। ठीक है, ये कमेंट करके आप भी बता सकते हैं तो ये कहाँ पर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की हम बात तो ये किसे दिया गया? आशा पारेख को दिया गया। किसे? आशा पारेख को। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अमिताभ बच्चन की हम बात करें तो इसे कौन सा दिया गया है? तो इसको 50वां क्रम का दिया गया, इसको 51 क्रम का दिया गया है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस लॉर्ड ने GT रोड का मरम्मत करवाया था? यानी कि GT रोड का मरम्मत जो करवाया था किस लॉर्ड ने किया था? लॉर्ड किसने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, GT रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था और उसका मरम्मत जिसने किया था लॉर्ड ऑकलैंड के। एक और है खासियत, क्या है खासियत? इसने जो है रविवार की छुट्टी इसी के समय में, यानी कि इसी ने प्रारंभ किया था रविवार से छुट्टी, ये ध्यान रखने। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल विभाजन से संबंधित है। बात करते इरविन, इसने गांधी इरविन समझौता प्लस में जो बात करते साइमन कमीशन का आगमन इसी के समय में हुआ था, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से राज और शास्त्रीय नृत्य का मिलान सही है? तो शास्त्रीय नृत्य की बात करें इनसे भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनते हैं। तो कथक की बात करें उत्तर भारत बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी की बात करती है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मोहिनीअट्टम की बात करें केरल से संबंधित है। और आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। शास्त्रीय भाषा अगर पूछे तो 6 हो जाता है और शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो नृत्य 8 होते हैं, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इनमें से कौन सा एक ठंडी जलधारा के नहीं है, यानी कि ठंडी जलधारा नहीं है, ये याद रखने हैं। तो लेब्राडोर हो जाता है ठंडी जलधारा,
ये हो जाता है गर्म जलधारा। इसका आंसर की बात करें तो भी हो जाएगा। बाकी सभी की सभी जो है ठंडी जलधारा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची बिंदु की हम बात करें तो कौन हो जाता है? माउंट विंसन, माउंट विंसन हो जाता है। ये ध्यान रखना, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। ये क्या है? ए से एवरेस्ट, ए से एशिया। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु है, यानी कि ऊंचा पर्वत शिखर है। बात करते हैं माउंट मैककिले कहाँ का है? तो माउंट मैककिले उत्तरी अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट किलिमंजारो कहाँ का है? तो माउंट किलिमंजारो कहाँ में? तंजानिया में, तो उत्तरी अफ्रीका हो जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये ध्यान रखने हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1972 में किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? तो 1972 में बात करें तो एमएमटी का एमएमटी ऐसे याद रखना है, यानी कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों राज्य का हम बात करें स्थापना 1972 में हुआ था। लेकिन नागालैंड की हम बात करें कब हुआ? तो 1963 में होता है। ये याद रखनी है। और नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश। अब बात करते हैं नागालैंड की एक और खासियत है, 10 की वृद्धि जो है नकारात्मक रहा है नागालैंड का। 2011 के जनगणना के अनुसार नकारात्मक रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस, ज्ञानी मानव को ही होमोसेपियंस कहा जाता है। ये कई बार भी एग्जाम में पूछे हैं। अब बात करते हैं का प्रवेश धरती पर लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ज्ञानी मानव का प्रवेश बात करते कब हुआ था? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। बाप रे बाप, इतना पहले ज्ञानी मानव का उद्भव जो है प्रवेश धरती पर हुआ था। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं बाबल मंदिर जल संधि अदन की खाड़ी पर एशिया को डैश से अलग करता है। ये क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। जब हमने यहाँ पे अदन की खाड़ी लगा दिया, इसे अगर जो होशियार स्टूडेंट है जिसको याद है वो तो पट से मार देगा। तो एशिया को किससे अलग करता है? एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, यानी कि एशिया और अफ्रीका के बीच में है, तो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ये ध्यान रखने। यूरोप की हम बात करें तो यूरोप और अफ्रीका को किससे अलग करता है? तो यहाँ पे पहले देख लें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन? पनामा जल संधि जो है इसे अलग करता है। बात करता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो ये तास्मानिया है जो इसे अलग करता है। तास्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। और बात करते हैं यूरोप और अफ्रीका के बीच कौन सा है? यूरोप और अफ्रीका के बीच कौन सा है? तो जिब्राल्टर जल संधि है। कि जिब्राल्टर, ये आपको ध्यान रखने हैं। सभी की सभी हो गया मेंशन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अब तेजी में करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से डैश राज था, यानी कि 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था कुल 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र था, यानी कि टोटल 20 थे। अब वर्तमान में कितना? 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र है। अब बात करते हैं इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार जो है अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। संघ के लिए डैश है तो होगा तो संविधान होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों के लिए मिलकर बनेगी। यानी कि इसमें ट्रिक क्या होता है? सरला ट्रिक होता है। 100 हो जाता है कितना? 79। ऐसे याद रखना है 79 80 81। 100 से सरला यानी कि संसद हो जाएगा। रो से राज्यसभा हो गया 79 80 81। 80 में राज्यसभा, ला से लोकसभा हो जाता है 81 में लोकसभा का वर्णन मिलता है। ये आपको याद रखना है। सरला याद रखना है 79 80 81 ऐसे याद रखना है। इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद 330 में मिलता है। और राष्ट्रीय आपात की 1952 में, राष्ट्रपति शासन 56 में, वित्तीय आपात 360 में मिलता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में
क्या होगा, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ऐसे क्या क्रम होगा। तो इसमें दिया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी KLJP ऐसे याद रखना है। तो कैसे होगा, तो पहले होगा काराकोरम, तब होगा लद्दाख, तब होगा क्या जास्कर, तब होगा पीर पंजाल। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इसका अगला क्वेश्चन की। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती, यह कथन किसका है, यह किसका कथन, तो JBC का है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। युद्ध का नेता और वर्षा का देवता किसे कहा जाता है। युद्ध का नेता और वर्षा का देवता की हम बात करें तो इंद्र को कहा जाता है। किसको, इंद्र को। अब वही बात करते हैं सोम को, तो सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता है। किसको, वनस्पति का। मारुत की बात करें तो आंधी तूफान, आंधी और तूफान का देवता कहा जाता है। बात करते हैं पूषण की, पूषण पशुओं का देवता, पशुओं का देवता कहा जाता है। किसे, पूषण को। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से मिलान करने हैं सही। तो मिलान की बात करें तो हैजा किससे रोग होता है, तो हैजा की बात करें तो यह जीवाणु से होता है, बिल्कुल सही है। रेबीज की बात करें तो यह विषाणु से होता है। गंजापन की बात करें तो यह किससे होता है, कवक से। अब मलेरिया की बात करते हैं प्रोटोजोआ से होता है। इसका आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम बताने हैं। तो क्रम कैसे होगा, तो इसका आंसर की बात ये हो जाएगा, हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। ऐसे आपको याद रखने हैं, इनकी रट्टा मार लेना है, जैसे भी याद करना है ऐसे याद रख लेना है। हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, तो ब्रुसेल्स की बात करें, यूरोपीय संगठन का मुख्यालय की बात करते हैं ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, बाकी विश्व व्यापार संगठन का बात करते हैं जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें, ये हमको ध्यान में नहीं है, ये आप कमेंट करके बताएं जरूर कहाँ पे है। तो इसका आंसर बात करते हैं बी होगा। अब बात करते हैं अगले, गीत में से कौन सा प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, तो बांसुरी वादक कौन सा है, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादक है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। अब बात करते हैं पंडित रविशंकर क्या है, पंडित रविशंकर एक सितार वादक है। क्या है, सितार वादक। और जाकिर हुसैन की बात करते हैं ये तबला वादक है, ये खूब तबला बजाते हैं, बहुत ही फेमस है तबला बजाने में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी नेक्स्ट की। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, तो मिलान आपको सही बताने हैं। तो बात करते हैं पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, बिल्कुल सही है। बेटे का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जो बाप खेलेगा वही बेटा भी खेलता है, बिल्कुल सही है। नेपाल का वॉलीबॉल है, पहले गांडी बीओ हुआ करता था, गांडी बीओ नेपाल का, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान इसका वॉलीबॉल हो चुका है। बांग्लादेश का क्या है, कबड्डी है। स्पेन का सांड युद्ध है, बिल्कुल सही है। यानी कि बात करते हैं आंसर की सभी के सभी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज की सवाल की, कमेंट करके आपको बताने हैं। तो ये सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो किसका मिलान सही नहीं है, हम बात करते हैं ये सब, यानी कि सही है ये आपको बताने हैं, नहीं आपको काट दिए। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। आज का सवाल की हम बात करें तो और भी है आज का सवाल, ये आज के सवाल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। क्यों, देख सकते हैं बहुत ही लीजेंड आदमी है, जो कि इन सभी लीजेंड आदमी की बहुत ही फेमस है। 2022 में इन सेलिब्रिटियों ने दुनिया को कहा अलविदा, किसने किसने कहा, तो आप देख सकते हैं लता मंगेशकर है, सिद्धू मूसेवाला है, राजू श्रीवास्तव, गजोदर भैया कॉमेडियन जो था, बप्पी लहरी जो गायक था, KKR गायक था, मुलायम सिंह जो एक नेता था, राहुल बजाज, बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला, ये बात है शेयर मार्केट का किंग कहा जाता है इसे। बात करें साइरस मिस्त्री ये, और हीराबेन जो आज ही के दिन ये मृत्यु हो गया इसका, यानी कि 30/12 को नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन जो 100 साल की उम्र में इसका निधन हो गया। तो प्रणाम है इसे, सत सत नमन है इसे। और बात कर लेते हैं पेले की, एक महान खिलाड़ी जो है पेले, 3 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाला पेले का निधन हो गया है। ब्राजील की टीम से खेलते थे, ये ध्यान में रखने हैं। और फुटबॉल के जादूगर पेले को कहा जाता है, कुल 84 साल की उम्र में इसका निधन हो गया। तो दोस्तों बात करते हैं आज की जानकारी आपको कैसा लगा, और यह कंटेंट आपको कैसा लगा तो कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।